रहता है उसको कैसे ऊपर उठा करके लाऊं, जो प्रतिभाशाली है उसको और कैसे प्रखर बनाऊं। और जब ये छात्र प्रगति करते हैं तो हमको अध्यापक गण को जितनी खुशी होती है शायद अपने बच्चा भी प्रगति करता होगा उतनी खुशी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ अध्यापक को इसीलिए कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमेशा गुरु को तो हमने ईश्वर के समान माना है, ये हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है। और उसी परंपरा उसी संस्कृति ने भारत को विश्व गुरु के रूप में तक स्थापित किया। और उसी गुरु के उसी शिक्षा ने इस देश में तमाम ऐसे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने पूरे विश्व में नया नया उदाहरण प्रस्तुत किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, जीवन मूल्य हो, आध्यात्म हो, हर क्षेत्र में शिखर को चूमा है हमारे देश के लोगों ने। और निश्चित उसके पीछे गुरुओं की कृपा रही है। और तभी कहा जाता है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो किसी भी छात्र को इस बारे में कोई शंका नहीं होती कि यदि भगवान भी सामने खड़े हैं और गुरु भी सामने खड़े हैं तो पहले वो किसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करे, तो गुरु की ही चरणों में वंदन करता है। और उसकी भावना स्वतः स्फूर्त निकलती कि नहीं, यदि गुरु आप नहीं होते तो फिर भगवान तक जो आज मैं यहाँ पर हूँ, आज जो मैं समर्थशाली हुआ हूँ, वो सब गुरु की कृपा है। ये गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे और गुरु उस गौरव को संजो करके रख सके, वो ताकत हमें समाहित रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए आपका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। मैंने कि जैसे समय समय पर जब हम नई शिक्षा नीति को बना रहे थे तब भी आपके बीच आया, फिर इस बीच तो समय समय पर हम लोग मिलते रहे, जो जो कठिनाई आती रही उन्होंने कठिनाइयों का हम परामर्श करते रहे, चर्चा करते रहे। और उन चर्चा करने के साथ हम हमेशा ये कुछ नया समाधान निकालते रहे। और उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश के में शिक्षा का व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं हुई। और जैसे कि ये बहुत सारे देशों ने अपने को एक एक साल पीछे कर दिया और स्कूलों को टोटली बंद कर दिया, परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। और ये आप में ही ताकत थी कि जब आपसे परामर्श हुआ तो आपके बहुत अच्छे सुझाव आए और आपने कहा कि नहीं, अपने एक योद्धा की जैसी भूमिका आपने निभाई और हमने परीक्षाएं भी करवाई, छात्र का समय वर्ष बर्बाद नहीं जाने दिया। और आप चट्टान की तरह उसके पीछे खड़े रहे। अध्यापक और अभिभावक ने उस बच्चे को पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से खड़ा किया है। पीछे के समय में छात्रों के साथ भी मेरी बातचीत हुई थी और मेरे मन में ये विचार आया था कि मैं एक बार फिर आपसे परामर्श करूं कि ये जो परीक्षाएं हैं कब होनी चाहिए और आपके मन में क्या चल रहा है कि कैसे करके होना है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो ये नई शिक्षा नीति जो आपके ही द्वारा तैयार की गई है, आपसे रेगुलर संपर्क और संवाद करने के बाद जो निचोड़ आया उस नई शिक्षा नीति का, वो आज पूरी दुनिया में उसकी खूबसूरती और उसकी खुशबू फैल रही है। मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि पूरे देश ने उसको उत्सव के रूप में मनाया है और नई शिक्षा नीति आने के बाद लोगों में बहुत उमंग और उत्साह है। लोगों को लगता है नहीं, अब देश बहुत तेजी से प्रगति करेगा, पीढ़ी फिर इस तरीके से उभर करके आएगी जब मेरे देश फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, जिसको हम हमेशा कहते हैं तत् देश प्रसुप्तस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षिरन् पृथ्व्याम सर्वमानवा। फिर वो सारी पृथ्वी के लोग हमारे गुरुओं के पास आ सकें, हमारे शिक्षकों से के पास आ सकें और यहाँ से वो अपनी शिक्षा लेकर के पूरी दुनिया में जा सकें। तो वैसे भी हमने पूरी दुनिया को अपना हमेशा परिवार माना है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी कल्पना रही है और विश्व बंधुत्व की हमारी भावना रही है। और इसलिए इस भावना से, इस लक्ष्य से हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। इसीलिए दुनिया का हमेशा ये भारत फोकस रहा है, भारत पर दुनिया की निगाहें हमेशा टिकी रहती हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि नेशन फर्स्ट, हमेशा राष्ट्र पहला है और कैरेक्टर मस्ट। ये जो दो चीजें यदि जुड़ जाएं, कैरेक्टर और नेशन, ये दोनों जुड़ जाएं तो फिर दुनिया में बहुत कुछ देने के लिए हमारे पास है। उसको हम दुनिया को बिखेर सकते हैं, हम दुनिया को सामर्थ्यशाली बना सकते हैं। हम तभी सामर्थ्यशाली बना सकते हैं जब हम स्वयं भी सामर्थ्यवान हों। और इसलिए विभिन्न तरीकों से समय समय पर कैसे करके हमारे जो शिक्षक गण है वो सामर्थ्यशाली बने रहें, उसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण हमेशा करते रहे हैं, संवाद करते रहे हैं, लीव प्रोग्राम करते रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों को करते रहे। और अब तो नई शिक्षा नीति में आपको जैसे कि मालूम है कि नई शिक्षा नीति में भी हम अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण को बहुत गंभीरता से हमने लिया है। और हमेशा ये भी कहा है कि शिक्षक को सबसे सामर्थ्यवान और सबसे ताकतवर शिक्षक ही होता है। और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं जब मैंने ये कहा था कि इस देश में आईएएस बनना तो सरल होगा लेकिन अध्यापक बनना कठिन होगा, क्योंकि अध्यापक की वो जो गरिमा है और जो उस परीक्षा से होकर के, क्योंकि उसने निकालना है, योद्धाओं को निकालना है, तो उसी प्रखरता का चाहिए अध्यापक, उसी में उतनी शालीनता, प्रखरता, हर चीज जो तो सर्वांगीण। जब उस छात्र को पूरे मैदान में उतारने के लिए उसने अपने को झोंकना है तो उसके हर प्रकार की सामर्थ्यता तो चाहिए। नई शिक्षा नीति कभी उन्हीं अपेक्षाओं को पूरा भी करती है, लेकिन मेरा ये जरूर अनुरोध है कि नीतियां तो बहुत अच्छी बन जाती हैं लेकिन उसको जमीन पर क्रियान्वित करना ये बहुत चुनौती भरा काम भी होता है और अवसरों का भी काम होता है। तो ये नीति बनना और उसके क्रियान्वयन, इसके बीच की जो कड़ी है वो आप है और असली योद्धा वही है जो उसको क्रियान्वयन के रूप में नीचे तक, आपके लीडरशिप में इस नई शिक्षा नीति ने नीचे तक जाना है, जिसके लिए पूरी दुनिया बिल्कुल उत्सुकता से देख रही है। और बहुत सारी नीतियां हमने लागू भी करती हैं। शायद जो नीति बनते बनते बहुत सारी नीतियां तो पता ही नहीं चलता लोगों को, वो नीतियां बन भी जाती हैं और पता ही नहीं चल पाता। लेकिन इस नीति को बनने से पहले भी लोगों को पता है और जब बनी तो भी पता है और अब क्रियान्वित हो रही तो भी पता है। और इसके निश्चित रूप में इसके आपके लीडरशिप में ये आगे बढ़ेगा। मैंने पीछे के समय में ये इच्छा प्रकट की थी कि आपके कोई सुझाव यदि हों तो उन सुझावों को एक बार हम लोग थोड़ा सा परामर्श कर लें, चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों की मेल आई हैं और बहुत सारे लोगों के कई प्रकार के सुझाव भी आए हैं। और अभी मैं देख रहा हूं कि आप यदि सीधा बातचीत करना चाहेंगे तो अभी हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी कर लेंगे। और यदि इसमें ऐसा लगेगा कि नहीं अभी कुछ रोक करके इन चीजों पर और परामर्श करने की जरूरत है तो हम लगातार संवाद करते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कुछ देर हम लोग आपस में चर्चा भी कर लें, कुछ आपके मन की जो बातें हैं सीधे प्रत्यक्ष उन पर भी बात कर लें और फिर आपके सुझाव आते रहेंगे और हम आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन अभी आप, मैं चाहूंगा कि आप बताइए क्या है आपके मन में, कहीं से भी शुरू कर दीजिए। जी, मेरठ से अरविंद जी, उत्तर प्रदेश। सर मैं आपसे 9वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का अनुरोध करना चाहता हूं। मेरा यह भी सुझाव है कि स्कूलों को पेशेवर संस्थानों, उद्योगों आदि से जोड़ा जाना चाहिए। अरविंद जी मैं अभिनंदन कर रहा हूं आपका। और आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है वो, क्योंकि नहीं तो हमारी शिक्षा कुछ ऐसी हो गई कि
वो पढ़ रहा है और उसकी शिक्षा उसके जीवन में कहीं उपयोगी नहीं आ रही है। तो इसलिए ये जो व्यावसायिक शिक्षा की आपने बात की है, आपने कहा कि 9वीं कक्षा से इसको शुरू करना चाहिए। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि वर्तमान में लगभग 8,583 सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। और आपको तो मालूम है कि जो नई शिक्षा नीति में हम लाए हैं वो कक्षा 6 से ही वोकेशनल स्ट्रीम के साथ, ये इंटर्नशिप के साथ, जो आपने कहा ना कि उद्योगों के साथ और उसके साथ जोड़ना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा, बिल्कुल सही सुझाव है आपका। और आपके सुझावों को ही देखते हुए, आप जैसे सभी आदरणीय अध्यापक गण के बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों को देखते हुए, हमने जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, हम उसमें कक्षा 6 से ही वोकेशनल ये ट्रेनिंग लाए हैं, पाठ्यक्रम लाए हैं, और वो भी इंटर्नशिप के साथ लाए हैं। केवल अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान नहीं, और केवल उसको पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि वो प्रैक्टिकल कैसे कर सकता है, तो उसके स्थानीय आधार पर क्या क्या हो सकता है, इसको हमने बहुत व्यापक विचार विमर्श भी किया। और हमारी इच्छा ये है कि 2,80,000 से भी अधिक जो ये माध्यमिक स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में कक्षा 6 से ये वोकेशनल शुरू हो जाए। और उच्च शिक्षा में तो हम चाहते ही चाहते हैं। और ये वोकेशनल जब इंटर्नशिप की बात आई, तो जो उसके आसपास जितने उससे संबंधित उद्योग क्षेत्र हैं, ये कृषि के क्षेत्र हैं, यही नहीं तो हम लोगों ने कहा है कि वो जो केवल उद्योग ही नहीं है वोकेशनल, ये जो व्यावसायिक है वो कई प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा है। जैसे लोक विद्या है, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, अब इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, प्राचीन भारत का जो ज्ञान और आधुनिक भारत में इसका योगदान। जो प्राचीन भारत का ज्ञान है वो बहुत विशद ज्ञान है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन उस ज्ञान का वर्तमान में उसका उपयोग क्या हो सकता है। तो प्राचीन भारत का ज्ञान और वर्तमान में उसका योगदान, ये दोनों को जोड़ा हमने। और इसीलिए ये वर्तमान में कैसे करके वो वोकेशनल जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है वो कैसे समर्थ हो सकती है, ताकि स्कूल से जब बच्चा जाए तो बिल्कुल इस ताकत के साथ बच्चा जाए कि हाँ वो कहीं किसी पर भार ना बने, और वो पूरी ताकत के साथ जो है जहां भी जाए वो अपना स्थान बना सके। यह हमारी कोशिश है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया, और हम ऐसे ही करेंगे। आपको ये भी मैं बताते हुए मुझे खुशी होती है कि या शायद दुनिया का हम पहला देश होंगे जिसमें हम स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं। दुनिया का पहला देश होगा भारत। यह हमारी नई शिक्षा नीति की खूबसूरती भी है। हमारा बच्चा जब स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश करेगा, जो अभी IIT में जाकर के उसको प्राप्त होता है, तो निश्चित वो बहुत सामर्थ्यवान बनेगा। और हम इसको, जो आपकी चिंता है और आपकी तरह हजारों लाखों अध्यापक गण की और अभिभावक गण की चिंता है, वो बिल्कुल जायज है। हम इसका रास्ता निकालेंगे। जी राधिका जी जालंधर से, पंजाब से राधिका जी, आप कह रहे हैं कि शिक्षकों को सैद्धांतिक पहलू से परे स्कूलों में योग्यता आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन के विषय में बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो राधिका जी बहुत धन्यवाद आपका। और आपने भी बहुत ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को छेड़ा है जिसकी बहुत जरूरत है। और आपने कहा कि केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक पक्ष कैसे स्कूल में योग्यता के आधार पर उसको क्रियान्वयन में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और बिल्कुल सही है कि अध्यापक को वो केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी इसका होना चाहिए। और आपको याद होगा कि पीछे के समय में हमने इस कोरोना काल में भी निष्ठा, जो अध्यापक प्रशिक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है निष्ठा,
उसको हमने शुरू किया और उसको शुरू किया, बहुत तेजी से शुरू किया और उसी का परिणाम है कि आज हम ऑनलाइन शिक्षा को इतना बड़ा तंत्र रात में आप सोच नहीं सकता, शायद ये भी दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि 25-30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर ले आना। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो विशेष क्षमता का कैसे निर्माण हो सकता है अध्यापक का, और जो निष्ठा है उस निष्ठा में ये ऑनलाइन क्षमता को, ऑनलाइन के माध्यम से क्षमता कैसे बढ़ सकती है। हम लोग अभी तो क्योंकि प्रस्तुतियां हैं तो ऑनलाइन में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से सिद्धांत और व्यवहार दोनों यदि मिलते नहीं है, जुड़ते नहीं है तो बेकार हो जाती है बातें। और इसलिए वो सिद्धांत वैसे भी सामान्यता है कि यदि कोई सिद्धांत जो जमीन पर न उतर सके वो सिद्धांत बेकार हो जाता है, उस समय भी बर्बाद करता है, मन को भी खराब करता है और निर्माण से भी आउट हो जाता है। तो इसलिए जो सिद्धांत है वो व्यवहार के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और हमारी कोशिश है कि हम उसी बात को बोलें, उसी बात को करें जो व्यवहारिक जीवन में नीचे उतार सकने का सामर्थ्य जिसमें हो सके और बच्चा उसको प्राप्त कर सके, छात्र उसको तत्काल प्राप्त कर सके। इसलिए जहाँ सुविधाएं हो वहाँ ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए भी शिक्षकों की क्षमता का हम लोग को विकास कर रहे हैं। और सीबीएसई ने, मुझे खुशी है कि सीबीएसई ने 4,80,000 शिक्षकों को अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान ऐसे ही प्रशिक्षित किया और केबीएस ने 15,855 ऐसे अपने अध्यापकों को किया और जेएनवी ने 9,085 शिक्षकों को पूरे भारतवर्ष में प्रशिक्षित किया और एनबीएस द्वारा शिक्षकों को ऑनलाइन मूल्यांकन का भी प्रशिक्षण दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से संस्थानों के द्वारा और एनसीईआरटी के माध्यम से हमने ये प्रशिक्षण सुनिश्चित किया भिन्न भिन्न उसमें, तो निश्चित रूप में ये जो आपने कहा कि केवल सैद्धांतिक पहलू से परे बल्कि सैद्धांतिक पहलुओं के साथ जोड़ करके उस सिद्धांत को व्यवहार के रूप में कैसे परिवर्तित हो सकता है, इसके लिए राधिका जी हमने कोशिश की है। और भी आपका कोई सुझाव हो, आप निष्ठा में भी आप थोड़ा सा कुछ सुझाव दीजिए, आपको लगता हो कि इन प्रस्तुतियों में और ये हो सकता है तो आपके सुझावों का मैं सम्मान करूंगा और मुझे खुशी होगी कि आप और भी सुझाव देंगे। धन्यवाद राधिका जी। पश्चिम बंगाल से कोलकाता से मृदुला जी, पुस्तक ज्ञान को व्यावहारिक जीवन के प्रसंगों से जोड़कर रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है, इसके लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। धन्यवाद मृदुला जी, आप पश्चिम बंगाल कोलकाता से बोल रही हैं और आपने कहा है कि जो पुस्तक का ज्ञान है व्यावहारिक जीवन के प्रसंगों से जोड़ करके कैसे रोचक बनाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि वो पुस्तक का जो ज्ञान जो हम दे रहे हैं यदि उसको रोचक नहीं बना पाए हम, तो छात्र के अंदर तक हम प्रवेश नहीं कर सकते। और मैं समझ सकता हूं कि छात्र के अंदर प्रवेश करने के लिए उसी की भाषा में उन्हीं परिस्थितियों में वो क्या समझ सकता है उसके अंदर प्रवेश करना ही होगा। तो वो विभिन्न प्रसंगों को जोड़ करके उसकी जल्दी समझ में आता है। और जो वर्तमान की जो शिक्षा है वो उस पर जोर देती है। अभी तक हमारी शिक्षा केवल यही थी जो आप कह रहे हैं कि उसको जो पुस्तक ज्ञान है केवल पुस्तक ज्ञान तो हो जाता था लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं हो जाता था। उसके लिए जब मैदान में जाता था तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं आ पाता था जो पुस्तक का ज्ञान है, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि वो जीरो रहता था, शून्य रहता था। मुझे इस बात की खुशी है कि एनसीईआरटी के माध्यम से ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसका जो अब पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं, एनसीएफ जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जो पुस्तकें आएंगी वो इसका हिस्सा होंगी।
कि वो व्यावहारिक दृष्टि से तमाम प्रसंगों को जोड़ करके वो किस तरीके से एक ही चीज को कई एंगल से कैसे करके विभिन्न घटनाक्रमों से, कहानियों से, घटनाओं से कैसे करके उसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है, उसी विषय को लेकर के इस पे पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि वो केवल पढ़े नहीं, बल्कि वो क्या था उसके भी आगे जाए। जो घटना घट रही जो है वो उसके आगे क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए, वो एक कदम आगे जाकर के उसके मन में विचार आए, वो अपने को सामर्थ्य को बाहर निकाल सके। तो इसलिए ये कोशिश है। और विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा के लिए एक प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू की है और एक कमेटी का भी हम लोगों ने गठन किया है, जो एक रिपोर्ट तो दिसंबर अभी 2020 में एक रिपोर्ट हमारे पास आएगी। लेकिन जो हम समग्र शिक्षा और एकीकृत शिक्षा की बात कर रहे हैं, टोटली समग्र शिक्षा, वो जो रचनात्मक सोच हो, जीवन कौशल हो, भारतीय लोकाचार हो, कला और एकीकरण का उसमें मिश्रण हो, तो ऐसे पुस्तकों के निर्माण पर हम लोग ध्यान देंगे जिसमें रचनात्मक सोच हो, जीवन कौशल हो, भारतीय लोकाचार हो, कला और एकीकृत से युक्त हो। तो विभिन्न विधाओं से युक्त ये पाठ्यक्रम होगा और मुझे आशा है कि जब ये नई शिक्षा नीति का नया पाठ्यक्रम आएगा तो आपको खुशी होगी। और अभी और कुछ किस तरीके से होना चाहिए, यदि ऐसे भी आपके मन में कुछ चीजें होंगी तो वो भी जरूर आप मुझे देंगे, मेरे मंत्रालय को देंगे, अपना सुझाव भेजेंगे तो हम आपके सुझावों को निश्चित रूप में गौर भी करेंगे और आभार भी प्रकट करेंगे। धन्यवाद मृदुला जी, आपके प्रदेश को और आपको। जी, मध्य प्रदेश से अशोक जी। अशोक जी, मैं केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक हूँ। सर, मेरा मानना है कि विषय विज्ञान के अतिरिक्त छात्रों को नैतिक मूल्यों और नैतिकता के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए। क्या मंत्रालय इस दिशा में कदम उठाने की योजना बना रहा है? धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें उठाई और मैं यहाँ से बात करूंगा। जब मैं पीछे के समय यूनेस्को में गया था तो यूनेस्को के डीजी ने कहा कि डॉक्टर निशंक, ये जो छात्रों में अनुशासनहीनता हो रही है, वह मनुष्यता फैल रही है, हिंसक प्रवृत्ति हो रही है, तमाम बातें उन्होंने कहकर के कहा कि आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैंने हंसते हुए उनको कहा कि एक ही निचोड़ है और बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन एक ही निचोड़ है कि हमने मनुष्य को मशीन बना दिया, हमने मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया। हमने अपने छात्र को अब केवल डिग्रीधारी बना रहे हैं और उसको जीवन मूल्यों से हमने दूर कर दिया। अब केवल पैकेज की होड़ लगी है, पेटेंट की होड़ नहीं। जो उसका अपना कलेवर चाहिए, जो जीवन मूल्य चाहिए, जिसके आधार पर वो खड़ा होता है, विभिन्न क्षेत्रों में जाता है, वो जीवन मूल्य बहुत जरूरी है। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जरूर मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ आप लिखते हैं और आप जरूर इस पर कुछ लिखेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अभी जीवन मूल्यों पर भी कुछ लिखा। लेकिन ये बात अशोक जी जो आपने कही बिल्कुल सही है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आखिर आचार विचार संस्कार न हो तो बेकार है। ये जो मनुष्य है, यदि वो तो मशीन भी चलती है रिमोट से, तो ये रिमोट नहीं है, ये मनुष्य की संवेदना। यदि संवेदना जिंदगी नहीं है, यदि जीवन के मूल्य नहीं है, तो आदमी तो कटी हुई पतंग की तरह है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार नहीं है, वो प्राण नहीं है। तो जिस तरीके से कटी हुई पतंग आसमान में तो उड़ रही है बहुत ऊंचाई पर, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि किस गर्त में गिरेगी, क्योंकि वो जमीन से कट गई है, संस्कारों से कट गई, जीवन मूल्यों से कटी हुई है। और इसलिए केवल उन ऊंचाइयों को, मात्र जमीन को छोड़ करके, संस्कारों को छोड़ करके, जीवन मूल्यों को छोड़ करके आसमान में उड़ने की चाह हमारी कभी नहीं रहेगी। इसलिए ये जो शिक्षा नीति है, ये भारत केंद्रित रही। इसलिए हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु रहे,
मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि एतद् देश प्रसूतस्य सखा साधक जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानव। अशोक जी, आप तो जानते हैं कि हमारे देश में ज्ञान और विज्ञान पूरी दुनिया के लिए